नमस्कार मित्रों, आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कपिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही साथ हमने महमूद गजनबी के बारे में अध्ययन किया था कि महमूद गजनबी ने मध्य एशिया में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की। उसने कुछ उपाधियां धारण की, साथ ही साथ उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। तो इन 17 आक्रमण के बारे में हमने अध्ययन किया था। बाकी महमूद गजनबी की जो आगे की क्लास है वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो पिछली क्लास थी उसको सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजों को आप कंटिन्यू कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले पुरानी क्लास जो हमने पढ़ चुके हैं, हम पुरानी चीजें पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने तुर्क आक्रमण की बात करी थी। तो हमने तुर्क आक्रमण के बारे में जाना था कि भारत में इस्लाम का आगमन, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? अरबों को। लेकिन इस्लाम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तुर्कों को दिया जाता है। अब जो तुर्क थे ये मूल रूप से क्या थे? ईरानी थे। और अरब आक्रमण के समय ये कहां चले गए थे? तुर्कमेनिस्तान चले गए थे। और वहां पर ये तुर्कियों के साथ इतने ज्यादा घुल मिल गए थे कि इनके वंशज क्या कहलाने लगे? तुर्की कहलाने लगे। उसके बाद हमने देखा कि एक भाई साहब आए जिनका नाम क्या था? अलप्तगीन। इन्होंने 963 ईस्वी में एक स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? गजनी बनाई। तो जो स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना का श्रेय वो किसको दिया जाता है? अलप्तगीन को दिया जाता है। और अलप्तगीन ने अपने इस वंश का नाम क्या रखा था? गजनबी वंश, यानी कि यामनी वंश। अब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है और अलप्तगीन की मृत्यु के बाद इसहाक, बलक्तगीन, फिर उसके बाद कौन आए? पीराई, और फिर आए सुबुक्तगीन। ये शासक बने। यहां पर हमें शुरू के 3 शासकों को छोड़ देना है, ध्यान किस पर देना है? सुबुक्तगीन पर। और यहां पर आपको सुबुक्तगीन भाई साहब की फोटो भी नजर आ रही है। तो जो सुबुक्तगीन था ये अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। ये 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। शासक बनने के बाद गजनी के जो आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र थे, इसने उन पर क्या किया? आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। तो यहां पर जो गजनबी वंश था, इसकी जो सीमा थी ये भारत के हिंदू शाही वंशों के साथ लगने लगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप सुबुक्तगीन और भारत के हिंदू शाही वंशों के बीच में, जो वहां के राजा थे, हिंदू शाही वंश के राजा थे, उनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। लेकिन उस संघर्ष का कोई भी निश्चित परिणाम नहीं निकला। अब सुबुक्तगीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सुबुक्तगीन के 2 पुत्र रहते हैं, एक होता है महमूद गजनबी और एक होता है इस्माइल। तो जो सुबुक्तगीन का बेटा होता है महमूद गजनबी, वो अपने छोटे भाई इस्माइल की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गजनी का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब हम बात किसकी करने वाले? महमूद गजनबी की, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हमने यहां पर बोला, ये देखो, ये भाई साहब कौन से दिख रहे हैं? महमूद गजनबी। फोटो इसलिए डालिए ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। तो महमूद गजनबी राजा बना 998 ईस्वी में और इसने शासन किया 1030 ईस्वी तक। तो हमने आपसे बोला था कि इसका कार्यकाल आपको याद रखना है, कब से कब तक है? 998 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब महमूद गजनबी ने मध्य एशिया में एक बहुत बड़े तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। इससे खुश होकर जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, उन्होंने महमूद गजनबी को 2 उपाधियां दी। कौन कौन सी उपाधियां बताई थी मैंने? यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लत या अमीन उल मिल्लत। ठीक है, तो ये दो उपाधियां किसको दी गई? महमूद गजनबी को। और महमूद गजनबी इस बात से काफी प्रसन्न भी हुआ कि उसे सम्मानित किया जा रहा है। तब उसने कसम खाई कि वो प्रति वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। और उसने कुल कितनी बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी की वजह से आप महमूद गजनबी को जानते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था? तो महमूद गजनबी था। फिर महमूद गजनबी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य क्या था? धन संपदा, धन दौलत लूटना। और दूसरा उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना।
ठीक है। अब हमने इसके आक्रमण के बारे में चर्चा करी थी। तो सबसे पहले हमने पंजाब पर हुए आक्रमण के बारे में चर्चा करी थी। तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी और पंजाब के शासक कौन थे? जयपाल। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। राजा जयपाल युद्ध में पराजित हो गए और पराजय के कारण राजा जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब जब राजा जयपाल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पंजाब का नया शासक कौन बनता है? आनंदपाल। और आनंदपाल अपने पिता की पराजय का, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1009 ईस्वी में किसके साथ युद्ध लड़ता है? महमूद गजनबी के साथ। लेकिन आनंदपाल भी युद्ध में पराजित हो जाता है। और जब आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनता है? त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल भी महमूद गजनबी के साथ 1018 ईस्वी में युद्ध लड़ता है। और कौन पराजित होता है? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल की मृत्यु होने के बाद पंजाब का शासक कौन बनता है? भीमपाल। और भीमपाल भी महमूद गजनबी से युद्ध लड़ता है, लेकिन युद्ध में मारा जाता है। और इस प्रकार भीमपाल के मरने के साथ ही जो पंजाब का हिंदू शाही वंश था यह समाप्त हो जाता है और संपूर्ण पंजाब पर गजनबी वंश, यामिनी वंश यानी कि महमूद गजनबी का अधिकार हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पंजाब का पहला शासक जो महमूद गजनबी के साथ लड़ा वो कौन था? जयपाल था। और अंतिम शासक कौन था? तो वो कौन था? भीमपाल। इसके साथ ही हमने कुछ और लड़ाइयों के बारे में चर्चा करी, जैसे 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया। यहां के राजा कौन थे? राज्यपाल, जो महमूद गजनबी से बिना युद्ध लड़े भाग गए थे। अब ये बात किसको बुरी लगी थी? कालिंजर के राजा को। और कालिंजर जो था वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। और यहाँ के राजा कौन थे? चंदेल वंशीय शासक विद्याधर का शासन कहां पर था? कालिंजर पर। तो विद्याधर ने एक हिंदू राजाओं का मित्र संघ बनाया और राजा राज्यपाल को दंडित करने के लिए उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। कौन हार गए? राजा राज्यपाल हार गए। कन्नौज, मथुरा, वृंदावन के जो राजा थे राज्यपाल हार गए और विद्याधर ने राजा राज्यपाल को दंडित करते उनकी हत्या कर दी। उनको बोला कि आपने महमूद गजनबी से युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा अपराध है, आपको क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए विद्याधर ने किसकी हत्या कर दी? राज्यपाल की। बात समझ में आई? अब ये बात किसको पता चली थी? महमूद गजनबी को। और महमूद गजनबी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? कालिंजर के ऊपर अटैक किया। और कालिंजर के शासक कौन थे? विद्याधर। और महमूद गजनबी के बीच में 1019 ईस्वी में युद्ध हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई भी युद्ध नहीं हुआ। जैसे ही कौन हारने लगे? विद्याधर युद्ध छोड़कर चले गए। और फिर वापस किस पर? जैसे महमूद गजनबी लौटने लगा तो फिर वापस कौन आ गए? विद्याधर। फिर हारने लगे तो फिर चले गए। इस प्रकार अगर हम देखें तो राजा विद्याधर जो कालिंजर के राजा थे ये कभी भी किससे पराजित नहीं हुए। पूर्ण रूप से देखें तो ये महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुए। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा राजपूत शासक था जो महमूद गजनबी से पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ? तो आपका उत्तर क्या होगा? कालिंजर का शासक कौन था? विद्याधर, जो महमूद गजनबी से पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ। उसके बाद हमने सोमनाथ आक्रमण के बारे में चर्चा करी थी। तो सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ? 1025-26 में। सोमनाथ कहां पर आता था? गुजरात, काठियावाड़ में आता था। इसकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ा इसकी राजधानी थी। ये कौन से नंबर का आक्रमण था? 16वें नंबर का आक्रमण था। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण रहा है महमूद गजनबी का और सबसे ज्यादा सफल आक्रमण रहा है, क्योंकि महमूद गजनबी ने यहां से अपार धन संपदा प्राप्त की थी, लूटी थी। फिर हमने यहां पर देखा था कि जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात या सोमनाथ का शासक कौन था? तो वो कौन थे? भीमदेव प्रथम, या इन्हीं का एक और अन्य नाम है मूलराज प्रथम, जो चालुक्य सोलंकी वंश से संबंध रखते थे। ठीक है। अब यहां पर ये पराजित हुए और बहुत सारा पैसा किसने लूट लिया था? महमूद गजनबी। उसके बाद जब महमूद गजनबी सोमनाथ विजय से लौट रहा था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो उसमें से कुछ पैसा लूटकर कौन भाग गए थे? जाट। तो इसका बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने 1027 ईस्वी में सिंध पर अटैक किया। जाटों के खिलाफ उसने आक्रमण किया और जाटों को बुरी तरह पराजित किया। और यह महमूद गजनबी का अंतिम अभियान था।
ठीक है, तो पहला अभियान पंजाब जयपाल, फेमस सबसे सफल अभियान पूछ ले तो सोमनाथ, अंतिम अभियान कौन सा था, सिंध पर जाटों के विरुद्ध 1027 में, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। फिर महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण करी, सुल्तान, इसलिए इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है, पहला सुल्तान माना जाता है। साथ ही साथ इसने मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने की कसम खाई थी, इसलिए इसने अपना नाम क्या रखा था, बुत सिकन। तो ये भी आपको याद रखना है कि बुत सिकन के नाम से किसको जाना जाता है, महमूद गजनबी को। फिर इसने गाजी की उपाधि धारण करी और जिहाद का नारा दिया। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम पढ़ चुके और हमने रिवाइज कर लिया है। अब इसके आगे की कहानी को हम समझते हैं। यहां तक की कहानी पिछली क्लास में हम बता चुके थे, आपको कनेक्ट करने के लिए हमने दोबारा से इसको रिवाइज करवा दिया है। अब यहां पे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, महमूद गजनबी के समय कौन कौन से विद्वान रहते थे, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने एमपीएसआई का पेपर दिया है या आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हर वर्ष यहां से प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना रहती, या तो पूछा जाता है या इसी से रिलेटेड कोई प्रश्न कहीं से निकाल के वो पूछ लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले एक प्रश्न यहां पर क्या बनेगा कि महमूद गजनबी के समय कौन कौन से विद्वान रहते थे, कौन सा विद्वान नहीं रहता था। तो पहले तो आपको सबके क्या याद रखने, नाम याद रखने। अगर आप नाम याद रख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बन जाएगा आसानी से, क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन है। अगर एमपीएसआई का लेवल अच्छा आएगा तो वो इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में नहीं रहता था। तो आपको केवल क्या याद रखने, पहले नाम याद रखने। तो पहला कौन था, उत्बी। पहला कौन है, उत्बी। दूसरा कौन सा है, फिरदौसी। तीसरा है अलबरूनी और चौथा है बैहाकी। ठीक है, तो ये चार नाम आपको याद हुए, उत्बी। उत्बी के बाद हमने कौन सा देखा, फिरदौसी, फिर उसके बाद अलबरूनी और बैहाकी। पहले इन चारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अन्य विद्वानों के नामों को भी याद करेंगे। अब इन चारों की हम चर्चा करेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। उत्बी जो था ये महमूद गजनबी के दरबार में रहता था और उसका दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ ले कि उसका दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपको याद रखना है वो कौन थे, उत्बी भाई साहब थे। या दरबारी इतिहासकार जो महमूद गजनबी के दरबार में रहता था तो उसका नाम अगर पूछ ले तो क्या आएगा, उत्बी। और उत्बी ने कौन सी किताब लिखी है, किताब उल यामिनी, या इसी को बोलते हैं तारीख ए यामिनी। ये किताब याद रखनी है, कई बार पूछी जा चुकी है कि किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी किसकी रचना है। तो सीधा सीधा सा उत्तर है किसकी रचना है, उत्बी की। और उत्बी किसके दरबार में रहता था, महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। उसका क्या था, दरबारी इतिहासकार था। अब दूसरे कौन है, फिरदौसी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप पेपर उठाएंगे 2015 2017 में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि शाहनामा किसकी रचना है, या शाहनामा के लेखक या रचयिता कौन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। और जो एमपीपीएससी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वही जो के तो कई बार किसमें पूछ लिए जाते हैं, एमपीएसआई में। तो ये आपको याद रखना है कि फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, महमूद गजनबी। और फिरदौसी को क्या बोला जाता है, पूर्व का अमर होमर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पूर्व का अमर होमर बोलते हैं। साथ ही साथ फिरदौसी का जो ग्रंथ है, जो उसकी रचना है, उसका नाम है शाहनामा। और शाहनामा को कहा जाता है अफगानिस्तान का महाभारत। पूछ ले किस ग्रंथ को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, शाहनामा। शाहनामा किसकी रचना है, फिरदौसी की। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, महमूद गजनबी। तो 2 की चर्चा हम कर चुके हैं, किस किसकी, उत्बी हो गए और फिरदौसी हो गए। अब हम पहले किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बैहाकी के बारे में चर्चा कर ले, तो उसके बाद हम अलबरूनी पे आएंगे। तो बैहाकी की अगर हम बात करें तो बैहाकी का जो ग्रंथ है उसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। यानी महमूद गजनबी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किस ग्रंथ से मिलती है,
उस ग्रंथ का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? बैहाकी ने। और बैहाकी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। अब अगर हम देखें तो जो बैहाकी है, बैहाकी को इतिहासकार लेन पूल ने पूर्वी पेप्स कहा है। और ये याद रखना है, ये बहुत ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीएसआई में कि पूर्व का पेप्स या पूर्वी पेप्स किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो कौन है? बैहाकी। कौन है? बैहाकी। ठीक है, तो जब भी आप पेप्सी की एड देखें और आपको कौन सा नाम याद रखना है? बैहाकी, तो याद आ जाएगा पूर्वी पेप्स किसको कहा जाता है? बैहाकी को। किसने कहा था? इतिहासकार लेनपूल ने कहा था। बैहाकी की रचना कौन सी है? तारीख ए सुबुक्तगीन। तो तीन के बारे में हम चर्चा कर चुके। उतबी, उतबी के बाद फिरदौसी, फिरदौसी के बाद बैहाकी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार आ चुकी है वो कौन सी है? अल-बरूनी। अल-बरूनी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो अल-बरूनी का ग्रंथ है किताब उल हिंद, या इसी को हम कहते हैं तारीख ए हिंद। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अल-बरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? किताब उल हिंद, या इसी का दूसरा नाम क्या है? तारीख ए हिंद। तो ये किसकी रचना है? अल-बरूनी की। और अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनबी। अब जो किताब उल हिंद है या तारीख ए हिंद है, ये क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का जो पहला विधिवत इतिहास है, कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के विधिवत इतिहास की जानकारी कौन सी किताब से मिलती है? किताब उल हिंद से मिलती है। याद हो गया? समझ में आ गई होंगी चीजें आपको कि महमूद गजनबी के दरबार में अल-बरूनी रहते थे। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। सही बोल रहा था, किताब उल हिंद, या इसी को हम क्या बोलते हैं? तारीख ए हिंद बोलते हैं। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास को विधिवत जानने की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण किताब है। तो मध्यकालीन भारत का जो विधिवत इतिहास है उसकी जानकारी किससे मिलती है? किताब उल हिंद से मिलती है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम इन्हीं के बारे में जाने, अल-बरूनी के बारे में, तो इनका मूल नाम पूछ लेता है। तो इनका मूल नाम क्या है? अबू रेहान या अब्बू रेहान लिखा जाए, दोनों एक ही चीज है। कई लोग अब्बू बोल देते हैं और कई लोग जल्दबाजी में उसे क्या बोल देते हैं? अबू बोल देते हैं। तो अलग अलग आपको लिखा मिल जाएगा। तो चाहे अब्बू रेहान बोल दें चाहे अबू रेहान बोल दें, ये किसका मूल नाम है? अल-बरूनी। अब इनके मूल नाम के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विधिवत जानकारी है वो हमें कौन सी किताब से मिलती है? किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। तो अल-बरूनी का मूल नाम भी पूछ लिया जाता है, वो क्या है? अबू रेहान। और इन्हें पहला मुस्लिम भारतविद कहा जाता है, यानी भारत के बारे में इतनी जानकारी रखने वाला पहला मुसलमान, एकत्रित करने वाला, इतनी जानकारी एकत्रित करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। नेक्स्ट अगर देखें तो इनका एक अन्य नाम है। ये अन्य नाम की अगर हम बारे में चर्चा करें तो अन्य नाम इनका क्या है? मुनज्जिम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही कम लोग बताते हैं कि अल-बरूनी को क्या कहा जाता है? मुनज्जिम। और मुनज्जिम शब्द का अर्थ क्या होता है? खगोल शास्त्री सह ज्योतिष शास्त्री। यानी इन्होंने खगोल शास्त्र का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया, साथ ही साथ इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया। तो ज्योतिष के बारे में भी इन्होंने जानकारी रखी, खगोल शास्त्र के बारे में भी इन्होंने जानकारी रखी, दोनों का इनको ज्ञान था। इसलिए इन्हें किस नाम से पुकारा गया है? मुनज्जिम के नाम से पुकारा गया है। तो मुनज्जिम शब्द का अर्थ क्या होता है? खगोल शास्त्री सह ज्योतिष शास्त्री, यानी दोनों के बारे में इन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। तो अल-बरूनी बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, किताबों से बड़ा प्रेम करते थे। इसी प्रकार अगर आप भी किताबों से प्रेम करेंगे तो एमपीएसआई में आप इसी बार सिलेक्ट हो जाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो आपको इतिहास पढ़ाऊं वो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। कई लोग इतिहास से भागते हैं, इतिहास से उनको डर लगता है क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। समस्या ये होती है कि चीजें याद नहीं कर पाते।
आप मेरी क्लास देखिए, आपको चीजें देखते देखते पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगी। मैं उस तरीके से ही पढ़ा रहा हूं। मैं ये देखता हूं कि बच्चों को किस तरीके से याद होगा, बार बार रिवाइज करूंगा, बार बार आपको चीजें समझाऊंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो हमने क्या बोला, अल बरूनी कौन सी किताब लिखी, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, अल बरूनी को खत्म करेंगे कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन रहते थे, अल बरूनी। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, किताब उल हिंद। इसका दूसरा नाम क्या है, तारीख ए हिंद। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विधिवत जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है उस ग्रंथ का नाम क्या है, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बोला कि इन्हें पहला, इनका उपनाम क्या था, अब्बू रेहान, अब्बू रेहान। साथ ही साथ ये पहले मुस्लिम भारतविद थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, अबू रेहान। और अबू रेहान यानी कि अल बरूनी की अगर हम बात करें तो इनका एक और नाम है मुनज्जिम। मुनज्जिम का अर्थ क्या होता है, खगोल शास्त्री सह ज्योतिष शास्त्री। तो ये जो चार महत्वपूर्ण विद्वान थे इनके बारे में हमने डिटेल में जान लिया। कौन कौन से हो गए, उतबी, उतबी के बाद फिरदौसी, फिरदौसी के बाद आपके अल बरूनी और अंत में कौन हो गए, बेहाकी। अब अन्य विद्वानों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो पहले ऊ वाले याद रख लो, ओजारी और उनसुरी। कौन कौन से, ओजारी और उनसुरी। याद हो गए दो नाम, कौन कौन से एक बार बोल लीजिए मेरे साथ, ओजारी और उनसुरी। फिर उसके बाद कौन आ गए, असजदी और तुसी। ये याद रख लो, असजदी और निजाम उल मुल्क तुसी। तो आपको खाली सरनेम याद रखना है, असजदी और तुसी। तो चार हो गए। कौन कौन से, सबसे पहले क्या आ गया, ओजारी उनसुरी, ओजारी उनसुरी। फिर क्या आ गया, असजदी और तुसी। अब दो फा वाले बचे, कौन सा आ गया, फर्रुखी। और फराबी जो था वो क्या था, दार्शनिक था। फराबी कौन था, दार्शनिक था। तो ये पूछ ले कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन सा दार्शनिक रहता था, तो आपका उत्तर क्या होगा, फराबी। ठीक है। फर्रुखी भी किसके दरबार में रहते थे, महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। तो ये हमने विद्वानों के बारे में चर्चा कर ली। अब मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूं और आपसे यहीं से प्रश्न पूछ रहा हूं। ठीक है, आपको यहीं से आंसर देना है, विद्वानों वाले चैप्टर से ही आंसर देना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नाम बता दीजिए। तो पहला कौन था, उतबी। उतबी के बाद कौन आ गया, फिरदौसी। फिरदौसी के बाद अल बरूनी। अल बरूनी के बाद बेहाकी। देखिए यहीं पर स्लाइड में लिखा हुआ था। फिर अन्य में कौन थे बताइए, उनसुरी, फिर उजारी। उजारी सबसे ऊपर उजारी लिखा था। फिर कौन थे, उनसुरी थे। फिर असजदी, फिर उसके बाद तूसी, फिर फर्राबी और ऊपर फर्रुखी। फर्राबी क्या था, दार्शनिक था। अब जो चार महत्वपूर्ण थे बताइए, महमूद गजनबी के का दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था। उतबी की रचना कौन सी है, किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी। फिर उसके बाद फिरदौसी की रचना कौन सी है, शाहनामा। शाहनामा को क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान का महाभारत। उसके बाद हमने बेहाकी का अध्ययन किया। बेहाकी को लैनपुल ने पूर्वी पैप्स कहा था। इनकी रचना कौन सी है, तारीख सुबुक्तगीन। अल बरूनी की रचना कौन सी, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद। किताब उल हिंद या तारीख हिंद। इसको शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। किताब उल हिंद यानी हिंद यानी हिंदुस्तान, उल का मतलब का या की, और किताब तो हिंदुस्तान की किताब। हिंदुस्तान की किताब यानी भारत का क्या मिल जाएगा, विधिवत इतिहास, इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो रटना नहीं पड़ेगा। किताब उल हिंद जिससे भारत के इतिहास की हमें विधिवत जानकारी मिल जाती है, किसने लिखी थी, अल बरूनी ने। याद है, हो गया, इतना बता दिया, अब याद तो हो ही गया। अब नेक्स्ट है, इसके सिक्कों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। तो महमूद गजनबी ने जो सिक्के चलवाए थे वो सिक्के थे चांदी के। कौन से सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। और इन सिक्कों पर दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मुद्रा लेख अंकित थे। तो पहला तो ये याद रखना है कि कौन सी धातु के सिक्के चलवाए, तो चांदी के सिक्के चलवाए। दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में क्या लिखा हुआ है, मुद्रा लेख लिखे हुए। अब देखें यहां पर, तो ये अगर हम यहां पर देखें तो एक तरफ अरबी भाषा में मुद्रा लेख अंकित है और दूसरी तरफ कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख अंकित था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि महमूद गजनबी के सिक्कों पर कौन कौन सी भाषा की मुद्रा लेख अंकित थे। तो पहला कौन सा आ जाएगा, अरबी, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, संस्कृत। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सिक्कों के मध्य में
क्या लिखा हुआ था? महमूद अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूर रूपी महमूद। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा हो गया तो इतना बड़ा नहीं पूछता, उसको शॉर्ट में पूछ लेता है। केवल कितना पूछ लेगा आपसे कि महमूद अव्यक्त मेकम किसके सिक्कों पर लिखा था? तो महमूद अव्यक्त मेकम, तो महमूद से क्या निकालना है? महमूद गजनबी। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि महमूद गजनबी के सिक्कों पर, सबसे पहले सिक्के कौन सी धातु के? चांदी के। दो भाषाओं की मुद्रा लेख मिलते हैं, एक कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है, और दूसरी कौन सी है? संस्कृत भाषा। सिक्कों के मध्य में क्या लिखा था? महमूद अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूर रूपी महमूद। इसको आपकी खाली क्या याद रखना है? महमूद अव्यक्त मेकम याद रखना है, यही पूछा जाता है। तो यहां पर मित्रों हमने किसके बारे में अध्ययन कर लिया? महमूद गजनबी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम इसके आगे की कहानी शुरू करने वाले हैं और अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो महमूद गजनबी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 में हो गई थी। ये आपको याद है ना? उसका टाइम पीरियड कितना था? 998 से लेकर 1030। अब उसके आगे की कहानी को अपन समझते हैं। तो महमूद गजनबी ने भारत में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की। गजनवी वंश की बहुत बड़े साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। अब महमूद गजनबी की जब मृत्यु हुई तो इस बहुत बड़े साम्राज्य का क्या हो जाता है? विभाजन। तो अब यहां पर अगर हम देखें, इनकी राजधानी क्या थी? गजनी। और गजनी वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाता था? गजनी प्रदेश। उस पर किसका अधिकार रहा? यामनी वंश या गजनबी वंश का ही अधिकार रहा। और इसका विभाजन होके एक नया क्षेत्र बन गया जिसका नाम क्या पड़ा? गौर प्रदेश। जैसे अगर हम देखें 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो भारत का क्या हो गया? विभाजन। तो एक क्षेत्र क्या बचा? भारत। और एक जो नया क्षेत्र बन गया भारत से अलग होके, वो क्या कहलाया? पाकिस्तान। ऐसे ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया तो एक क्षेत्र क्या बचा? मध्य प्रदेश। और एक नया क्षेत्र क्या बचा? बन गया, वो था आपका छत्तीसगढ़। इसी प्रकार जो गजनी प्रदेश था, इस गजनी प्रदेश का क्या हो गया? विभाजन। तो एक भाग किस नाम से जाना गया? गजनी प्रदेश। और जो नया भाग बना उसका नाम क्या पड़ गया? गौर प्रदेश। तो गजनी प्रदेश पर किसका शासन रहा? महमूद गजनबी, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, इनके बारे में हमने चर्चा करी है। कौन से वंश के थे? गजनबी वंश। तो कौन से वंश का शासन रहा? गजनबी वंश का। अब जो दूसरा गौर प्रदेश था, गौर प्रदेश पर तुर्कों की गुंज शाखा का अधिकार हो गया। ये याद रखना है। तो जो नया क्षेत्र बना, जो नया प्रदेश बना, उसका नाम क्या था? गौर प्रदेश। और गौर प्रदेश पर तुर्कों की कौन सी शाखा का? गुंज शाखा का क्या हो गया? अधिकार। और इसका शासक कौन बना? गयासुद्दीन। ये याद रखना है। यहां पर नया शब्द आपको सुनने को मिल रहा है। तुर्कों की गुंज शाखा का अधिकार हो गया गौर प्रदेश पर, और इसका शासक कौन बना? गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन भाई साहब क्या करेंगे? वो यहां पर अटैक करेंगे। कहां पर अटैक करेंगे? गजनी प्रदेश पर अटैक करेंगे। और जो गजनबी वंश के लोग यहां पर शासन कर रहे हैं उनको युद्ध में क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे। तो यहीं पर बात लिखी हुई है कि 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन द्वारा गजनी प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया। यानी गयासुद्दीन ने किस पर अटैक किया? गजनी प्रदेश पर। यहाँ के जो शासक थे उनको युद्ध में पराजित कर दिया, उनकी हत्या कर दी, और इन्होंने गजनी प्रदेश पर भी क्या कर लिया? अधिकार। तो यहां पर पहले से ही किसका अधिकार था? गयासुद्दीन का। और गजनी प्रदेश पर भी अगर हम देखें तो किसका अधिकार हो गया? अब गयासुद्दीन का अधिकार हो गया। तो जो महमूद गजनबी ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था उस पर अंततः गुंज शाखा का अधिकार हो गया, और इसका शासक कौन बन गया? गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन जो था ये थोड़ा सा समझदार आदमी था, और जो तुर्क में जनजातीय परंपरा चलती है इसने उसका पालन किया, और गौर प्रदेश गयासुद्दीन ने अपने पास रखा। और ये जो नया वाला गजनी प्रदेश था, हम किसकी बात कर रहे हैं? नए वाले गजनी प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये गजनी प्रदेश उसने अपने छोटे भाई किसको दे दिया? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो यहां पर
यहां का राजा उसने किसको बना दिया? गौरी को बना दिया। ठीक है, बात समझ में आई? कब बनाया? 1173 में। अगर कहानी समझ में नहीं आई होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना है, महमूद गजनबी ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। वंश कौन सा था? गजनबी, यामिनी वंश। उसका क्या हो गया? विभाजन। एक हिस्सा क्या बच गया? गजनबी। और एक कौन सा हो गया? गौर प्रदेश। अब जो गजनी प्रदेश था उस पर गजनबी वंश का अधिकार रहा, जो गौर प्रदेश था वहां पर कौन आ गए? ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन कुछ समय के बाद कहां पर अटैक करते हैं? गजनी प्रदेश पर। और यहां पर जो गजनबी वंश के शासक होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं और उस पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। और आगे चल के ग्यासुद्दीन ये जो गजनी प्रदेश है ये किसको सौंप देता है? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी कहां का शासक बन जाता है? गजनी प्रदेश का। ठीक है, तो कब बना? 1173 में। तो इसका जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? 1173 से, क्योंकि जब वो राजा बनेगा तभी से टाइम पीरियड शुरू होगा। तो 1173 में मोहम्मद गौरी कहां का राजा बना? गजनी प्रदेश का। बाकी नीचे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि 1173 में ग्यासुद्दीन द्वारा गजनी प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया, यानी संपूर्ण साम्राज्य पर किसका अधिकार हो गया था? ग्यासुद्दीन का। उसके बाद तुर्की जनजाति परंपरा का पालन करते हुए ग्यासुद्दीन ने गजनी प्रदेश की बागडोर अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को सौंप दी। और इस प्रकार 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी प्रदेश का क्या बन गया? शासक बन गया। अब यहां से हम किसकी कहानी शुरू करेंगे? मोहम्मद गौरी की। तो जैसे कि हमने महमूद गजनबी पढ़ा था तो हमने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि टाइम पीरियड याद करना है, वैसे ही हम मोहम्मद गौरी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड कितना है? 1173 से 1206। दो चीजें क्लियर कि 1173 में क्या बनेगा? राजा। इसकी मृत्यु कब होगी? 1206 में। क्लियर हो गया? और जो भी ये काम करेगा, जितने भी आक्रमण करेगा, वो किस टाइम पीरियड के बीच में होंगे? इसी टाइम पीरियड के बीच में होंगे, 1173 से 1206 के बीच में। तो टाइम पीरियड याद बताइए। मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड क्या है? 1173 से 1206। तो एक बात क्लियर की है, राजा कब बना? 1173 में। ठीक है, अब देखिए, इसको पता था कि आसपास किसका अधिकार है? इसके भाई का अधिकार है। उसने इसको शासन दिया था तो उससे ये लड़ाई तो करेगा नहीं। तो इसने भी सोचा, इसने अपना आदर्श किसको मान लिया? महमूद गजनबी को। और इसने देखा कि महमूद गजनबी का सबसे सफल अभियान कौन सा था? सोमनाथ का अभियान था। सोमनाथ में उसे अपार धन संपदा मिली थी। तो इसने भी सोचा कि जिस प्रकार महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और सोमनाथ से अपार धन संपदा लूटी थी, हम भी वैसा ही काम करेंगे और हम भी कहां पर अटैक करेंगे? सोमनाथ पर अटैक करेंगे। तो ये कहां की ओर आया? भारत की ओर। तो रास्ते में सबसे पहले क्या पड़ा? मुल्तान पड़ा। ये याद रखना है। और मुल्तान में किसका अधिकार था? करामातियों का अधिकार था। और 1175 में मोहम्मद गौरी और करामातियों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें कौन विजयी रहा? मोहम्मद गौरी विजयी रहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का पहला सफल अभियान कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा मुल्तान। याद रहेगा, मोहम्मद गौरी का पहला सफल अभियान पूछे तो कौन सा आएगा? मुल्तान। मुल्तान में उसने किसको पराजित किया? करामातियों को पराजित किया। और ये कब की घटना है? तो 1175 की। 3 प्रश्न यहां से बन जाएंगे। तो बताइए, मोहम्मद गौरी का पहला सफल अभियान कब हुआ? 1175 में। किसके विरुद्ध हुआ? करामातियों के विरुद्ध हुआ। कहां हुआ? मुल्तान में। ठीक है, तो 1175 ईस्वी में इसका पहला सफल अभियान हुआ। इसने मुल्तान के करामातियों को पराजित किया। अब ये कहां की ओर बढ़ेगा? जाना कहां है इसको? सोमनाथ यानी गुजरात। तो ये गुजरात की ओर बढ़ा और इसने कौन से दर्रे का इस्तेमाल किया? गोमल दर्रे का। हाईलाइट करके लिखा है, मतलब समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि महमूद गजनबी भारत किस रास्ते से आगे बढ़ा था? तो ये गोमल दर्रे से आगे बढ़ा था। ये कौन कौन से दर्रे को छोड़ दिया था? बोलन दर्रे और खैबर दर्रे को इसने छोड़ दिया था। इस रास्ते से इसने भारत में प्रवेश नहीं किया। इसने कौन से रास्ते से भारत में प्रवेश किया? गोमल दर्रे से। याद रखना है। ठीक है, तो गौरी और गोमल
कनेक्ट हो जाएगा कि गौरी भारत में कौन से दर्रे से आया, गोमल दर्रे से आया। अब गोमल दर्रे से आगे आया और गुजरात के रास्ते आगे बढ़ने का इसने क्या लिया, निर्णय लिया। अब इसने किस किस को जीत लिया, उच्च को भी जीत लिया और सिंध को जीत लिया। अब ये फाइनली कहां पर पहुंचेगा, गुजरात, और गुजरात के नेहरवाला पर ये क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। तो बात समझ में आई, मुल्तान को जीता, मुल्तान को जीतने के बाद गोमल दर्रे से आगे बढ़ा कहां, गुजरात की ओर, और गुजरात में इसने नेहरवाला पर क्या की, चढ़ाई की। और फाइनली यहां पर कौन सा युद्ध होगा, कासहद का युद्ध। कौन सा युद्ध, कासहद, ठीक है। कासहद जो स्थान है ये कहां पर पड़ता है, आबू, माउंट आबू सुना होगा ना, आबू पर्वत के निकट पड़ता है। तो आबू पर्वत के निकट कौन सा युद्ध हुआ, कासहद का युद्ध हुआ। ये याद रखना है, कासहद का युद्ध, ठीक है। अब हम इस युद्ध के बारे में जानेंगे कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो एक तो कैंडिडेट आपको पता है कौन है, मोहम्मद गौरी, ये बात आपको समझ में आ गई। और जब हमने महमूद गजनबी का अध्ययन किया था तो सोमनाथ पर, गुजरात, सोमनाथ कहां आता था, गुजरात काठियावाड़ में। राजधानी क्या थी, अनिलवाड़ा। वहां पे कौन से वंश का शासक था, चालुक्य, सोलंकी वंश का शासक हुआ करता था। उनका नाम क्या था, मूलराज प्रथम। अब यहां पर कौन आ गए हैं, मूलराज प्रथम के बाद मूलराज द्वितीय, भीमदेव प्रथम के बाद कौन आ गए, भीम द्वितीय। तो ये कनेक्ट करोगे। हमने आपको बोला है कि इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने महमूद गजनबी पढ़ा है तब आपको मोहम्मद गौरी समझ में आएगा। अगर आपने महमूद गजनबी छोड़ दिया और आप डायरेक्ट मोहम्मद गौरी पे आएंगे तो सब आपको लगेगा कि कौन सी कहानी चल रही है, ठीक है। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आपको सब चीजें समझ में आएंगी और आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो महमूद गजनबी और भीम द्वितीय यानी मूलराज द्वितीय के बीच में आबू पर्वत के निकट कौन सा युद्ध हुआ, कासहद का युद्ध। अब जो भीम द्वितीय थे, इनकी मां, इनका नाम क्या है, नायिका देवी। तो नायिका देवी ने बोला भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय से कि तुम बैठो, इनको तो हम ही निपटा देंगे। तो युद्ध का जो नेतृत्व किया वो किसने किया, मां नायिका देवी ने। और नायिका देवी के नेतृत्व में कासहद के युद्ध में कौन पराजित हुआ, मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। और यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद गौरी को पहली पराजय कहां पर मिली। तो आपका युद्ध क्या होगा, कौन सा युद्ध आ जाएगा, कासहद के युद्ध में। यहां पर राजा पूछ लेगा तो कौन आ जाएगा, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। नेतृत्व किसने किया, नायिका देवी ने। अब जब ये हार गए तो इन्होंने किससे माफी मांग ली, नायिका देवी से कि मैडम गलती हो गई, क्षमा कर दो, दोबारा हम इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। और नायिका देवी ने उनको क्षमा कर दिया और ये अब क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहां पर हमने मोहम्मद गौरी के पहले अभियान और पहली पराजय के बारे में चर्चा कर ली। तो बताइए, पहला अभियान 1175 मुल्तान करामातियों के खिलाफ। पहली हार कहां मिली, गुजरात। गुजरात की बात करें कौन से युद्ध में, कासहद के युद्ध में। कासहद की अगर हम बात करें तो गुजरात का शासक इस समय कौन था, भीम द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय। और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, नायिका देवी ने। और नायिका देवी ने किसको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी की जो पहली पराजय उसे कहां मिली, गुजरात। अब इसको ये बात समझ में आ गई कि हमसे गलती हो गई, अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि अभी हम गुजरात के शासक को हरा पाए। तो इसने अपना रास्ता बदल लिया और अब ये आगे बढ़ा। अब जब ये आगे बढ़ा तो ये किस तरफ से आगे बढ़ा, पंजाब के रास्ते से। पहले ये डायरेक्ट कहां चला गया था, गुजरात। आप एक काम कीजिएगा, मैप उठाइएगा। तो जब मैप उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नीचे डायरेक्ट क्या आ जाता है, गुजरात, उसके ऊपर क्या आता है, पंजाब लाहौर। तो ये पंजाब लाहौर के रास्ते से आगे ना बढ़ के सीधे कहां से बढ़ा था, गुजरात के लिए बढ़ा था। कौन से दर्रे से, गोमल दर्रे से। ये आपको याद रखना है। अब ये इसने अपना प्लान चेंज किया। इसने बोला कि अब मैं कहां से आगे बढ़ूंगा, पंजाब और लाहौर से आगे बढ़ूंगा। तो ये पंजाब और लाहौर के रास्ते में आगे बढ़ा। तो आपने जब महमूद गजनबी पढ़ा, जब हमने राजा जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल और भीमपाल की चर्चा करी थी, तो हमने आपको बताया था कि भीमपाल की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण पंजाब पर कौन से वंश का अधिकार हो गया था, गजनबी वंश का अधिकार हो गया था, यामिनी वंश का अधिकार हो गया था। और अभी भी यहां पर कौन से वंश के राजा शासन कर रहे थे, गजनबी वंश। तो यहां पर देखिए, पंजाब और लाहौर में गजनबी वंश का अंतिम शासक कौन था, मलिक खुसरो। कौन था, मलिक खुसरो इसका अधिकार था।
तो सीधी बात है, अब किस किस का युद्ध होगा? मलिक खुसरो और गौरी के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। अगर इसको आगे प्रवेश करना है तो किसको हराना पड़ेगा? मलिक खुसरो को हराना पड़ेगा। और 1186 ईस्वी में अगर हम देखें तो इसने पंजाब और लाहौर पर आक्रमण किया, मलिक खुसरो को कैद कर लिया और बाद में उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी के साथ कौन सा राजवंश समाप्त हो गया? गजनवी राजवंश। ठीक है, जो अलप्तगीन ने शुरू किया था गजनवी वंश, यामिनी वंश, उसका अंतिम शासक अगर हम देखें तो कौन था? मलिक खुसरो। किसके साथ युद्ध में हार गया? मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में हार गया। मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ कौन सा वंश समाप्त? गजनवी यानी कि यामिनी वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। बात समझ में आई? तो 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब लाहौर पर आक्रमण किया। पंजाब लाहौर पर गजनवी वंश के शासक मलिक खुसरो का अधिकार था। मोहम्मद गौरी ने मलिक खुसरो को युद्ध में पराजित किया, उसे कैद किया, बाद में उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसी के साथ गजनवी वंश क्या हो गया? समाप्त। अब यहां पर देखिए, अब इसने क्या क्या जीत लिया? पंजाब और लाहौर जीत लिया। और पंजाब लाहौर जब इसने जीता, इस पर किसका अधिकार हो गया था? गौरी का अधिकार। तो गौरी के जो राज्य की सीमाएं थी वो किससे लगने लगी? दिल्ली और अजमेर से लगने लगी। मैप उठाइएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो पंजाब लाहौर पर अधिकार होने के बाद गौरी के राज्य की सीमाएं किससे लगने लगी? दिल्ली और अजमेर से लगने लगी। और दिल्ली और अजमेर की अगर हम बात करें तो यहां पर किसका शासन था? पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा, जो कि कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। आप खाली इतना नाम याद रख लें, पृथ्वीराज चौहान, आपने सुना ही होगा, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका शासन था दिल्ली और अजमेर में। तो अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई थी कि यदि गौरी को भारत में आगे बढ़ना है तो किससे युद्ध करना पड़ेगा? पृथ्वीराज चौहान से। और उसका एक स्टेप किसने फॉलो कर लिया? गौरी ने। गौरी ने किसको जीत लिया? भटिंडा को जीत लिया। और भटिंडा के जीतते ही किसका युद्ध निश्चित हो गया? गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। बात समझ में आई? जैसे ही भटिंडा पर किसने अधिकार किया? गौरी ने। और यह निश्चित हो गया था कि अब गौरी का युद्ध किससे होगा? पृथ्वीराज चौहान से होगा। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? ठीक है, पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा यह प्रयास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझें। गौरी आया पंजाब लाहौर, उस पर उसने क्या कर लिया? अधिकार, मलिक खुसरो की हत्या कर दी। आगे चल के उसने किसको जीत लिया? भटिंडा को। जैसे ही भटिंडा को जीता, दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से उसका युद्ध क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान। ये देखिए, पृथ्वीराज चौहान की फोटो आपको दिखाई दे रही है। चौहान वंशीय शासक है पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर के शासक हुआ करते थे। तो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? चौहान वंश के क्या थे? प्रतापी शासक थे। अब अगर हम देखें तो इनने भी बहुत सारे युद्ध लड़े। तो जब हमने क्या पढ़ा था? महमूद गजनवी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कालिंजर के शासक, कालिंजर बुंदेलखंड के शासक कौन थे? विद्याधर। चंदेल वंशीय शासक थे विद्याधर, ठीक है, जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध ना करने के कारण राज्यपाल को दंडित किया तो उसकी हत्या कर दी थी। पुराना रिकॉल कीजिए, आपको याद आ जाएगा। तो चंदेल वंशीय शासक कौन थे? परमार्दी देव, वहीं के कालिंजर के। उनको इन्होंने क्या किया था? युद्ध में हराया था, ये याद रखना है। तो चंदेल वंशीय शासक परमार्दी देव को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में चंदेलों के सेना नायक कौन थे? आला और ऊदल, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत फेमस हैं आला और ऊदल की कहानियां, ठीक है। आला और ऊदल नामक दो भाई इसमें क्या हुए थे? मारे गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव का क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंदेलों के सेना नायक आल्हा और ऊदल क्या हुए थे? मारे गए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो पृथ्वीराज चौहान था, इसका विवाद था कन्नौज के शासक जयचंद्र से, जो गहड़वाल शासक थे। कौन से शासक थे? गहड़वाल। तो अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या विवाद था पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक के बीच में? तो जो कन्नौज के शासक थे, जिनका नाम क्या है? जयचंद,
जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, और संयोगिता किसको बहुत पसंद थी? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने किसका अपहरण कर लिया था? संयोगिता का। और अपहरण करने के बाद उससे क्या कर लिया था? विवाह। इस बात से कौन नाराज थे? जयचंद नाराज थे। लेकिन जयचंद नाराज होने के बाद भी किसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था? पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली था। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान का जो विवाद था कन्नौज के शासक जयचंद से था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता, उसका क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था और उससे क्या कर लिया था? विवाह। अब पृथ्वीराज चौहान ने एक युद्ध और लड़ा था गुजरात, जहां पर कौन पराजित हुआ था? पहली पराजय मोहम्मद गौरी को कहां पर मिली थी? गुजरात में, नायिका देवी से। हमने अब भी बताया आपको पिछली क्लास में, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर हम चाहें तो आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, कासद का युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। प्रथम पराजय उसे कहां मिली थी? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के विरुद्ध। तो यहीं पर हम यही चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात पर भी इसने क्या किया था? आक्रमण। लेकिन ये भीम द्वितीय से क्या हो गया था? पराजित। क्लियर हुआ? तो ये हमने किसके बारे में चर्चा कर ली? पृथ्वीराज चौहान, ताकि आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पर जो हमने चर्चा करी, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो था एक चौहान वंश का प्रतापी शासक था। सबसे पहले इसने चंदेल वंश के शासक परमार्दी देव के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में चंदेलों के दो सेनानायक आल्हा और ऊधल पराजित हुए। साथ ही साथ इसका विवाद किससे था? कन्नौज के शासक जयचंद से था, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता का इसने अपहरण कर लिया था और उससे विवाह कर लिया था। इस कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का विवाद था। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर भी आक्रमण किया, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन ये पराजित हुए। अब हमने आपको बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ये दिल्ली और अजमेर के क्या थे? शासक थे। तो यहां पर हम दिल्ली का इतिहास एक बार में एक नजर में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली के इतिहास की बात कर रहे हैं कि दिल्ली का इतिहास एक नजर में, क्योंकि हर चीज को कनेक्ट करना जरूरी है। जब आप हर चीज को कनेक्ट कर लेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। दिल्ली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। इसलिए पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? दिल्ली के इतिहास की बात कर लेते हैं। दिल्ली जो है ये संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक, पहली बात, बहुत प्राचीनतम नगरों में से एक है। ये बात मैंने ऐसे बोली, तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे कि किस आधार पर हम ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली जो है संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। तो दिल्ली जो है महाभारत काल से लेकर कितनी बार उजड़ी और बसी है? 16 बार। ये याद रखना है। यानी महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिला है इंद्रप्रस्थ के नाम से। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली जो है संसार के प्राचीनतम नगरों में से क्या है? एक है। तो यहां पर हमने आपको बोला कि महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक की अगर हम बात करें तो दिल्ली कितनी बार उजड़ी और बसी? 16 बार। अब यहां पर देखें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? महाभारत की बात करते हैं कि महाभारत में इसका क्या उल्लेख मिलता है दिल्ली के बारे में। तो महाभारत के अनुसार महारथी पांडव कौन थे? अर्जुन। तो आप सभी को पता होगा अर्जुन के बारे में। तो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो थे वो कौन थे? अर्जुन। तो अर्जुन ने कौन सा वन जलाया? खांडव वन। और खांडव वन को जलाकर एक शहर बसाया इंद्रप्रस्थ के नाम से। यानी महाभारत में दिल्ली का जो वर्णन मिलता है वो किस नाम से मिलता है? इंद्रप्रस्थ के नाम से मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो इंद्रप्रस्थ जो शहर था इसे बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अर्जुन को। अर्जुन ने एक तीर चलाया, उससे उसने कौन सा वन जला दिया? खांडव वन। और खांडव वन को जलाकर उसने कौन सा शहर बसाया? इंद्रप्रस्थ शहर बसाया। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें लगभग 100 बीसी की बात कर रहे हैं, 100 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। राजा दिलीप ने इंद्रप्रस्थ के नष्ट होने पर, इस समय तक इंद्रप्रस्थ क्या हो गया था? नष्ट हो गया। हमने ये बात आपको पहले ही बोली कि 16 बार दिल्ली उजड़ी और बसी है। तो महाभारत में अगर हम देखें खांडव वन को जलाकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना करी। अब इंद्रप्रस्थ उजड़ गया, और जब उजड़ गया तो 100 बीसी में या 100 ईसा पूर्व में महाराजा दिलीप थे, इन्होंने पुनः इसको बसाया और क्या नाम रखा?
दिल्ली नाम रखा। दिलीप थे इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, दिल्ली रख दिया। तो यहां से अब आप नाम समझ पाएंगे कि दिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे दोबारा से पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, महाराजा दिलीप को। तो दिलीप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली। और कई लोग इससे दिल्लू भी बोलते थे। तो दिलीप को अगर अपन ऐसे प्यार से बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे, और दिल्लू। तो इसलिए कई लोग इसे क्या बोलते थे, दिल्लू। दिल्लू या ढिल्लू भी आपने सुना होगा, कई किताबों में ढिल्लू लिखा रहता है। तो दिल्ली नगर या दिल्ली जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, राजा दिलीप के नाम पर पड़ा। ठीक है, प्यार से इसे क्या बोलते थे, दिल्लू बोलते थे। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो दिल्ली शहर का जो संस्थापक है 8वीं सदी के प्रसिद्ध राजा कौन थे, तोमर शासक थे आनंदपाल। इन्हीं का दूसरा नाम है बिलावदेव या बीरनदेव। ठीक है, तो जो वर्तमान आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, दिल्ली दिलीप ने बसाई, उसके बाद फिर से उजड़ गई होगी। बाद में इसे फिर से किसने बसाया, आनंदपाल ने बसाया। किसने बसाया, आनंदपाल ने। तो आनंदपाल को ही इसका क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। अगर पूछे कि दिल्ली का संस्थापक कौन है तो आपका उत्तर क्या होगा, आनंदपाल। लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की, तो दिल वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आनंद करते हैं। तो दिल्ली का संस्थापक कौन हो गया, आनंदपाल। दूसरा नाम क्या है, बिलावदेव या बीरनदेव। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें 8वीं शताब्दी में दिल्ली को व्यवस्थित रूप से इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है, आनंदपाल को। ठीक है, अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो पालमवली, कौन सा, पालमवली अभिलेख है जो बलवन के समय बना है 1276 में। उसमें दिल्ली का एक और नाम मिलता है योगिनीपुर, ये भी याद रखना है। दिल्ली का एक और नाम मिलता है योगिनीपुर, कौन से, पालमवली अभिलेख में, जो किसके समय बनवाया गया था, बलवन के समय बनवाया गया था। क्या नाम मिलता है, योगिनीपुर। किसके नाम पर, योग माया। कौन सा मंदिर है, योग माया मंदिर के नाम पर इसका नाम क्या मिलता है, योगिनीपुर भी मिलता है। तो बहुत डिटेल में चले गए, आपको बात ऐसी लग रही हो कि सर ने अति से ज्यादा पढ़ा दिया, तो आपको खाली ये याद रखना है कि दिल्ली की स्थापना का समय पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है, 8वीं शताब्दी। किसके समय, या इसका संस्थापक कौन है, आनंदपाल, बिलावदेव या बीरनदेव। ठीक है, दिल्ली का एक और नाम क्या है, योगिनीपुर। कौन से अभिलेख में मिलता है, पालमवली अभिलेख में मिलता है, जो किसके समय बनवाया गया, बलवन के समय। ठीक है, फिर अंत में यहां पर अब हम कनेक्ट करेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने किसको जीत लिया था, दिल्ली को जीत लिया था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान किसका शासक बना था, दिल्ली का। तो यहां पर हमने मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कौन से युद्ध की बात करेंगे, तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर की लड़ाई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इस क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां पर आज की हमने जो चर्चा करी उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। महमूद गजनबी के समय विद्वानों के बारे में हमने अध्ययन किया। महमूद गजनबी ने जो सिक्के चलाए उनका अध्ययन किया। फिर जो विशाल गजनबी साम्राज्य था, गजनी प्रदेश था, उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। गयासुद्दीन गौर प्रदेश का शासक बना, बाद में उसने गजनबी वंश पर भी अधिकार कर लिया। फिर उसने गजनी प्रदेश की बागडोर किसको दे दी, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी आया, शासक बना, मुल्तान में युद्ध जीता करामातियों के खिलाफ, गोमल दर्रे से आगे बढ़ा, गुजरात गया, पहली पराजय मिली। फिर वापस कहाँ गया, पंजाब और लाहौर गया। पंजाब लाहौर में मलिक खुसरो को पराजित किया, उसकी हत्या करी और उसके बाद क्या बन गया, गजनबी वंश समाप्त हो गया। वहां पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने भटिंडा को जीता। जैसे ही उसने भटिंडा को जीता, उसकी पूरी सीमाएं किससे लगने लगी, दिल्ली और अजमेर से। और दिल्ली और अजमेर के शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध क्या हो गया था, निश्चित हो गया था। अब कौन सा युद्ध होगा, तराइन की प्रथम लड़ाई, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।